मतलब मैंने घर पे बता दिया था, मतलब मैंने, अच्छा। हाँ, घर पे मैंने मम्मी को बता दिया था कि मेरे को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हुँ, सेकंड राउंड अच्छा नहीं गया है। मतलब हुँ, 2 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, दूसरा तो मैं नहीं कर पाया। हुँ। तो लग नहीं रहा है कि गूगल का हो पाएगा मेरा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमित सिंह और आज हमारे साथ हैं सौम्यजीत चटर्जी, जिन्होंने लास्ट ईयर गूगल क्रैक किया था। आज हम उनके साथ उनकी जर्नी पे चलने वाले हैं कि उन्होंने कैसे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, क्या उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से और उनकी अभी लाइफ कैसी चल रही है गूगल में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सौम्यजीत, अपना छोटा सा इंट्रो दे दो। पहले तो यार बहुत-बहुत धन्यवाद अमित भाई, मेरे को अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। हुँ, अ, तो हाँ, हेलो एवरीवन, मैं सौम्यजीत, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैंने गूगल क्रैक करी थी कैंपस प्लेसमेंट से लास्ट ईयर। मैंने पास आउट भी करा था एमटेक एआई से। और उसके पहले साल मैंने अमेजन अप्लाइड साइंटिस्ट की इंटर्नशिप भी क्रैक करी थी। ओके सौम्यजीत, तो अभी गूगल में लाइफ कैसी चल रही है सौम्यजीत? यार लाइफ तो बढ़िया ही चल रही है, मतलब गूगल में फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। मतलब ओके। लग ही नहीं रहा था कि ऑफिस में आया हूँ, लग रहा था किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। बढ़िया खाना, बढ़िया लोग, बढ़िया सब कुछ, मतलब नहीं। मज़े हैं बस। नहीं, ये तो सही है। ये तो बढ़िया है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन गूगल ज्वाइन करने के लिए। और अब हम चलते हैं यार कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की क्या थी, आपने किन किन चीज़ों पे फोकस किया। और जैसा कि आप एआई डिपार्टमेंट से थे, तो आपने सिर्फ एआई पढ़ा या डीएसए भी पढ़ा, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? तो उस पे चलते हैं सौम्यजीत। हाँ यार, जैसे कि तुमने बोला कि मतलब मैं एआई डिपार्टमेंट से था, तो प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने दोनों रोल्स के लिए टारगेट करी थी। एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए भी टारगेट करी थी मैंने, और एआई रोल्स के लिए भी टारगेट करी थी। हाँ, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में एक पार्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमन थी वो थी कि डीएसए। डीएसए तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप चाहे एआई रोल के लिए अपेयर हो रहे हो या सॉफ्टवेयर रोल के लिए कर रहे हो, आपको डीएसए आनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना होता है एंड उसमें आपको कोडिंग करनी होती है। हाँ, मतलब एआई रोल्स के लिए शायद थोड़ी इजी रहेगी, बट फिर भी आपको एक टाइम के अंदर 2-3 सवाल तो लगाने होते हैं। तो स्वामीजी, मैंने जो देखा है कि अगर 100 कंपनियां, अगर आप एआई के लिए भी टारगेट करते हो, तो लेट सपोज कि 100 कंपनियां हैं, तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है कि 90 कंपनीज डीएसए पूछती हैं। थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछती हैं। लेकिन एआई के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप डीएसए स्किप कर सकते हैं। आपको डीएसए करना ही पड़ेगा। वो 90 कंपनी जो पूछेंगी उनके लिए आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हाँ। एकदम एकदम सही बात बताई अमित यार। बात ऐसी है कि डीएसए को छोड़ नहीं सकते। डीएसए की प्रिपरेशन साथ में ही करनी पड़ेगी। अगर आप एआई के लिए भी कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स डेली लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वरना लास्ट में आगे क्या होगा कि मतलब आप एग्जाम में बैठोगे, टाइम पे आप प्रॉब्लम बना नहीं पाओगे, जिस कंपनी में आप टारगेट कर रहे हो अब सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए भी आपको मतलब डीएसए आनी चाहिए, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। तो वैसा तो है ही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही सौम्यजीत। तो अब आ जाते हैं यार आपकी एआई जर्नी पे कि आपने एआई के लिए क्या-क्या प्रिपेयर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया और उन सारी चीज़ों पे। हाँ तो यार एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही बता देता हूँ। मतलब डीएसए का प्रिपरेशन भी बता देता हूँ, एआई का भी बता देता हूँ। तो डीएसए क्या यार, मतलब डीएसए का थोड़ा सिंपल लगता है अपन। डीएसए में ऐसा सीन था कि मतलब यार सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और सबसे पहली बार जहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स अटक जाते हैं, मतलब जो अपने सेकंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो एमटेक के फर्स्ट ईयर या प्लेसमेंट के 5-6 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से होते हैं, मतलब जो सी एस ए आई से नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि यार सबसे पहले तो यार एक लैंग्वेज फिक्स कर लो यार अपना। सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन अच्छे से आती हो, जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको सिलेक्ट करो और उसी से एकदम एंड तक स्टिक करो। किसी यूट्यूबर को देख के या कंटेंट क्रिएटर को देख के लैंग्वेज चेंज मत कर लो, बाद में आगे जाके बहुत परेशानी होगी वरना। अब आते हैं यार स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, बहुत सिंपल रखा था मैंने। सबसे पहले यार कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लो, जैसे स्ट्राइवर हो गया, कोई और हो गया। स्ट्राइवर की शीट निकालो, एकदम कोई एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए। अगर खुद रोड मैप नहीं बना पाते हो तो किसी और का फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जैसा मैंने जो करा था वो ये था कि यार मैंने टारगेट बना ली थी डेली की, डेली यार 5 प्रॉब्लम्स बनानी है कंसिस्टेंटली। हफ्ते में 6 दिन 5 प्रॉब्लम बनाऊंगा, मंडे टू सैटरडे। और संडे को जितने सारे प्रॉब्लम्स बनाए हैं उसको मैं रिवाइज करूंगा थोड़ा बहुत, जिससे मतलब आउट ऑफ मेमोरी ना हो जाए। तो मतलब तो ऐसा सीन था मेरा। हाँ, तो ऐसा सीन था मेरा। तो बात ऐसी है कि मतलब कोई एक वीडियो, कोई एक टॉपिक उठा लो, जैसे डीपी हो गया, रिकर्शन हो गया, एरेज हो गया, मतलब
सिंपल टॉपिक से पहले स्टार्ट करना, अगर पहले कभी मतलब प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा ना की हो तो। मैंने सौम्यजीत मोस्टली ये देखा है ना कि बच्चे जो है ना स्टार्टिंग में अटक जाते हैं। वो जो स्टार्टिंग का 1 महीना होता है, अगर जो कोई बच्चा उसको पार कर ले जाता है तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो स्टार्टिंग में उसको समझ नहीं आता कौन सी लैंग्वेज चूज़ करूँ, किससे पढ़ूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर आप ये वाला 1 महीना निकाल लेते हैं तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती है ना? कहाँ से पढ़ना है, सोर्सेज़ स्टडी हो जाते हैं। फिर वो जो 1 महीने के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर थोड़ा-सा क्या नाम है, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग के 1 महीने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे इन चीज़ों को सेट करने के लिए। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। 1 डेढ़ महीने के बाद से आपको कंसेप्ट भी धीरे-धीरे समझ में आने लगेगी, तो आपका थोड़ा फ्लो बन जाएगा, प्रॉब्लम्स बनने लगेंगी, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा उससे। तो काफ़ी सही है, लेकिन बात ऐसी है कि एट एनी स्टेज, एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, प्रॉब्लम्स चाहे बने ना बने। आपको डेली प्रैक्टिस लगाते रहनी है, और ऊपर से आपको अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड करते रहनी है। अगर आपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बना लिए, जैसे अगर आप 5-6 प्रॉब्लम्स डेली बना रहे हो, और मतलब महीने 3-4 महीने बाद आपके ऑलमोस्ट 500 के आस-पास प्रॉब्लम्स हो जाएँगे। उसके बाद थोड़े और हायर लेवल के प्रॉब्लम स्टार्ट करो। कोड फोर्सेस में 1200 रेटेड प्रॉब्लम्स लगाने स्टार्ट कर दो। कंटेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अगर कंटेस्ट में पहले-पहले अच्छा नहीं हो रहा है, तो उससे डिसहार्टन नहीं होना है। प्रॉब्लम्स अगर नहीं बन रहे हैं, तो उससे डिसहार्टन नहीं होना है। थोड़ा टाइम स्पेंड करना है ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, पुराने कांसेप्ट को रिवाइज़ करना है। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करने से पहले थोड़ा मतलब टाइम खुद स्पेंड करो प्रॉब्लम पे, थोड़ा ट्राई करो। इवन इफ अगर ब्रूट फोर्स ही सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो वही लिख डालो यार। क्योंकि ये बाद में बहुत काम में आती है। फिर जब आप सॉल्यूशन देखोगे, तो आपको ये हिट करेगा कि कहाँ मैंने गलती करी, या मतलब मेरे को क्या समझ में नहीं आया। डीएसए में मेरे ख्याल से लॉजिक बिल्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? आप अगर सीधे आपने क्वेश्चन देखा और सीधे आप सॉल्यूशन पे चले गए, तो जो आपका लॉजिक बिल्ड होना था, वो आपका लॉजिक बिल्ड हुआ ही नहीं। तो लॉजिक बिल्डिंग फिर जब आप क्या नाम है, क्वेश्चन देखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, फिर कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हैं, कुछ आधा सॉल्यूशन देते हैं, आधा मिस कर जाते हैं। फिर जब आप सॉल्यूशन देखते हैं, तो फिर आपकी लॉजिक बिल्डिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है। हाँ, मतलब वही सीन है कि मतलब रट्टा मार के याद करके मतलब एग्जाम में बैठने जाओगे, तो टाइम प्रेशर में आओगे, बहुत मुश्किल है। मतलब याद भी नहीं आएगा काफी टाइम पे। प्रॉब्लम में हल्का फुल्का वेरिएशन रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर का। तो ओवर फिर फिटिंग हो जाएगी। हाँ मतलब वो सो वो सोचने में थोड़ी दिक्कत आएगी फिर। हाँ मतलब फिर उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो बेस्ट चीज़ है कि लॉजिक बिल्ड करो। देखो कि कौन कौन सा स्टेप सारे प्रॉब्लम्स, जैसे रिकर्शन है, कौन कौन सा स्टेप सारे प्रॉब्लम्स में कॉमन है। सबसे पहले तो अपने को प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करना है, कौन से स्टेप से प्रोसीड करना है, थोड़ा बहुत देखो। फिर धीरे धीरे पैटर्न समझ में आने लगेगी, तो पता चलेगा अच्छा इस पैटर्न में हम लोग को ऐसे करनी है, ऐसे इंडेक्सिंग करनी है, फिर ऐसे मेमोराइजेशन करना है। तो ये सब तो चलो थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेकिन मतलब धीरे धीरे मतलब सारी चीजें समझ में आने लगती है, तो फिर तो फ्लो बन जाता है। बट हाँ, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है कभी। बिल्कुल, बिल्कुल स्वामीजीत। तो अब यार तुमने डीएसए का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अभी आ जाते हैं कि एआई के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी थी यार, एआई के लिए कहाँ से पढ़ा, क्या-क्या सोर्सेज़ पढ़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी एआई के लिए? तो उस पे चलते हैं। हाँ मतलब एआई तो चलो, मतलब एआई तो मेरी फेवरेट टॉपिक थी। तो एआई पे तो मैंने तो स्टार्टिंग से ध्यान दिया ही था, खास ध्यान दिया था एआई से। तो मेरा ऐसा सीन था कि मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा एनएलपी पे फोकस करना था। क्योंकि कंप्यूटर विजन के टच में मैं पहले से नहीं था, और मेरे को मतलब चीज़ें ज़्यादा पता नहीं। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब तुमको भी पता होगा, मतलब मेरे उन्होंने। को भी सीवी ज़्यादा मेरे को पसंद है। हाँ, जैसे जैसे तुम्हारा मतलब सीवी में ज़्यादा तुम्हारा एक्सपर्टीज है, वही मतलब मेरा जैसे वही टारगेट था कि एनएलपी का करना है, या कुछ अगर एनएलपी का रोल्स में ही जाना है, ठीक है। और एनएलपी पे अभी काफ़ी काम हो भी रहा है कंपनीज में। तो मेरे को लगा था कि चलो एनएलपी का टारगेट करते हैं, पहले एनएलपी को अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि यार एआई में भी यार कोई शॉर्टकट मत लो। थोड़ी चीज़ें स्टार्टिंग में थियोरेटिकल ज़्यादा होंगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बट अभी तो यार ऐसा है कि मतलब अभी चैट जीपीटी आ गई है, जेमिनाई आ गया है। कोई चीज़ समझ में ना आए, आप क्वेश्चंस पूछो, नोट्स बनाओ। जो सबसे मेन चीज़ है कि यार कुछ भी पढ़ो यार, उसको मतलब ऐसे ही खाली मत छोड़ दो, वरना वो वेस्ट हो जाता है 1-2 महीने 3 महीने बाद। और फिर एग्जाम के पहले इतनी सारी चीज़ें होती है, आपको याद नहीं आती कि कौन सा पढ़ना है, कहाँ से कौन सी चीज़ होती है। तो यार मैं तो बोलूंगा कि अगर नोट्स बनाने में आलस आ रही है, तो मतलब जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब टॉपिक का नाम लिखो, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। नोट्स, हाँ, नोट्स बहुत ज़रूरी है। अगर लेट सपोज कि आपने आज पढ़ा कोई चीज़, है ना? 3-4 महीने हो सकता है कि वो चीज़ें आपको दिमाग में ना आए, लेकिन आपके नोट्स रहेंगे, आप एक बार जाओगे तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो नोट्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप और कोशिश करो कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, किसी और के नोट्स यूज़ ना करो। जो कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लिखोगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको। हाँ, हाँ, जी। हाँ मतलब अगर 3 महीने बाद भी यार तुमको सेम चीज़ फिर से पढ़नी पड़ रही है, तो वो एफर्ट तो वेस्ट हो रहा है।
और टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो वो हाँ। चीज़ अवॉइड करनी है और प्रिपरेशन के एंड स्टेजेस में तो जितना हो सके अवॉइड करनी है। तो हाँ, तो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एनएलपी के लिए क्या करा था कि उनको पता ही होगा, एमआईटी कोर्सवेयर की एक कोर्स आती है CS224N की, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जितने सारे वीडियोस हैं वो पूरा देख लो। उसके बाद एक एनएलपी की कोर्स आती है, एडवांस एनएलपी करके, लिंक तुम डाल दोगे अपने डिस्क्रिप्शन पे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो तुम्हारा, रुक जाओ नाम याद नहीं आ रहा, कुछ कुछ मोहित अय्यर का कोर्स है, हाँ, CS685 ऐसा कुछ नाम है। ये भी तो यूट्यूब चैनल पे फ्रीली हाँ अवेलेबल है। हाँ, फ्री हाँ। अवेलेबल है। ये हम्म, बहुत बढ़िया है, मतलब ये हम्म, तुमको एकदम अभी जो करंट टॉपिक्स है, जैसे सोच लो जेन एआई हो गया, या हाँ, फिर ऐसे जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, हाँ, एलएलएम्स हो गए, जैसे हाँ, इवन वो समझाता है, जो बंदा है वो एकदम बहुत बढ़िया से समझाता है, जैसे तुम्हारा जैसे कुछ कॉमन मॉडल्स हो गए, जैसे जीपीटी, बर्ट, हाँ, इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन अच्छा, से सिनेरियो में यूज होगा, मतलब ये चीज जो यूजुअल इंटरव्यूज में पूछी जाती है और हाँ, बच्चे बोल नहीं पाते क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, मतलब बेसिक लेवल का तो बोल देते हैं, सुपरवाइज हाँ, लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, थोड़ा बहुत बेसिक बोल देते हैं। हम्म, बट अगर कोई इन डेप्थ क्वेश्चन करेगा ट्रांसफॉर्मर्स का या फिर हाँ, तुम्हारा अटेंशन मैकेनिज्म का, तो लोग बंदे बोल नहीं पाते क्योंकि मतलब उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है। हम्म, तो देखो, नॉलेज बिल्डिंग के लिए एआई का, तुमको अगर एआई का टारगेट है तो टाइम तो तुमको ज्यादा देना पड़ेगा और काफी पहले से देना पड़ेगा, हम्म, मतलब कोई भी टॉपिक हो, मैं सीवी का तो नहीं बोल सकता, सीवी का तुम बता देना, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है समझित कि जब मैं जो जो ये अपनी जर्नी थी एआई पढ़ने की, तो स्टार्टिंग में जैसे जो अपन मॉडल पढ़ते हैं, लेट्स सपोज कि एएनएन ले लो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ले लो, तो स्टार्टिंग में तो समझ में आता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन मैं अब ये नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, तो उसमें नई नई इंट्यूशन और डेवलप होती है ना? ऐसा है कि आपने एक चीज़ पढ़ी, तो फिर एक चीज़ थोड़ी समझ में आई, फिर उसके बाद जैसे-जैसे टाइम बीतता है, जैसे-जैसे आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपकी जो इंट्यूशन बिल्डिंग है और वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती है कि एक्चुअली चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा आपको। टाइम देना पड़ेगा, इन डेप्थ समझना पड़ेगा सारी चीज़ों को, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा कहाँ यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, अगर मैं लेयर्स में न्यूरॉन्स बढ़ा रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें खुद सोचो। अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई वीडियो देखो, चैट जीपीटी से पूछ लो, कुछ भी करो यार, अपने नोट्स बनाओ, इंट्यूशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने ये लेयर चेंज कर दिया, उसमें न्यूरॉन्स बढ़ा दिए, एक लेयर और बढ़ा दिया, तो क्या ये फ़र्क फेवरेट पड़ेगा। फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स का। फेवरेट सही क्वेश्चन बात है। है। फिर लोग पूछेंगे कि मतलब अगर मैंने पैरामीटर्स बढ़ा दिया तो फिर ओवर फिटिंग होगी, अंडर फिटिंग होगी। उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन आता है, रेगुलराइजेशन, अगर ओवर फिटिंग हो रही है तो कौन सा रेगुलराइजेशन यूज करना चाहिए, ड्रॉप आउट क्या होता है, L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन, तो ये सारी फॉलो अप क्वेश्चंस बनने लगती है। तो ये अगर सब। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको इन डेप्थ इंट्यूशन है, जब वो इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपको अच्छी इंट्यूशन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और अगर आपको अच्छी इंट्यूशन है तो आप बहुत आराम से उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो सौम्य जी, तुमने यार मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अपने कॉलेज के प्रोफेसर से भी पढ़ा होगा, जैसे कि हमारे एआई डिपार्टमेंट में मशीन लर्निंग भी पढ़ा जाता है, डीप लर्निंग भी पढ़ाया जाता है। तो क्या वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो भी वहां से तुमने प्रोफेसर से पढ़ा, क्या वो इनफ था या फिर तुम्हें और एक्स्ट्रा भी सोर्सेज की जरूरत पड़ी? तो उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, जो प्रोफेसर्स अपने जो फैकल्टी थे उन्होंने तो काफ़ी बढ़िया पढ़ाया, तो बेसिक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तो अंडरस्टैंडिंग वहाँ से हो गई थी। हम्म, साथ ही साथ मैं जो बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत प्लेसमेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, जो मतलब किसी को चाहिए होता है कि आपको एक मतलब स्टेटिस्टिकल या फिर प्रोबेबिलिस्टिक थोड़ा वो इंट्यूशन बिल्ड करना होता है। हम्म, तो मतलब एकदम से अगर आपको किसी ने कुछ स्टैटिस्टिक्स का पूछ लिया, जैसे किसी ने आपको क्रॉस एंट्रोपी हो गया, जैसे लॉस फंक्शंस की इंट्यूशन पूछ लिए, है ना, हम्म, जैसे कि क्रॉस एंट्रोपी बोल लो, कुछ भी बोल लो, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोल लो, और फिर लोग बोल रहे हैं सॉफ्ट मैक्स, हम्म, सिग्मॉइड फंक्शन, इससे प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें, हम्म, लॉग सॉफ्ट मैक्स, तो थोड़ा बहुत आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया भी होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि इसके लिए थोड़ा बहुत अगर आप खुद से अगर एक्सप्लोर करोगे अलग से तो काफ़ी फायदा रहेगा। जैसे मैंने हम्म, स्टैट क्वेस्ट करके एक चैनल है, हम्म, मतलब इसका भी डाल देना डिस्क्रिप्शन पे लिंक, तो हम्म, उसको मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया था, तो उससे काफ़ी काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया था। ऊपर से मैं ये बोलूँगा कि मतलब आप लोग कैंपस 6 भी फॉलो कर सकते हो। कैंपस 6 का ये सीन है कि मतलब बंदे ने काफ़ी अच्छे से मतलब पॉइंट वाइज समझाया है, जो कि मतलब हम्म, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन या फिर लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए तो काफ़ी काफ़ी फायदेमंद है। तो हम्म, कैंपस 6 का मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब जैसे मतलब ट्रीज वाला पोर्शन तो काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को लगा, मतलब आप लोग फॉलो कर सकते हो। और फिर मतलब ट्रीज हो गया, मतलब डिसीजन ट्रीज हो गए, आपका हम्म, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, हम्म, ये सारा पोर्शन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। हम्म, साथ ही साथ
बेसिक मशीन लर्निंग में कुछ स्किप नहीं करना है, जैसे कुछ कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे एसवीएम हो गया, पीसीए हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। ऊपर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी अच्छे खासे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, F1 स्कोर, आरओसी, ओसी, ये सब पे काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्यूशन पे भी पूछे जाते हैं, यूजर्स पे भी पूछे जाते हैं। तो जब नोट्स बनाओ यार, तो फिर मतलब ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो कि मतलब नोट्स में ये सारी चीज़ें कवर हो, कि मतलब ये कौन सी सिनेरियोज में यूज होगा, मतलब एक्यूरेसी, प्रिसिशन और डिफरेंस क्या है, बस फॉर्मूला नहीं रटना है, मतलब डिफरेंस क्या है, एक्यूरेसी मतलब क्या बताती है, प्रिसिशन क्या बताती है, रिकॉल क्या बताती है, या फिर आरओसी ओसी का क्या कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ थोड़ा बहुत मतलब नोट्स ऐसे बनाओ कि मतलब ये सारी चीज़ें कवर हो जाए अच्छे से। नहीं, बहुत बहुत अच्छे से सौम्यजीत एक्सप्लेन किया आपने कि मशीन लर्निंग और सारी चीज़ें। तो अब आ जाते हैं यार कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था गूगल में? तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि तुमको पता है कि मतलब सारे आईआईटीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी डे ज़ीरो वाली कंपनीज है। तो मेरी सबसे पहले इंटरव्यू तो गूगल की थी, मतलब 3 इंटरव्यू शेड्यूल थी मेरी डे ज़ीरो पे। तो सबसे पहली तो गूगल की ही थी। तो मतलब और सबसे पहली इंटरव्यू प्लेसमेंट में, और वही गूगल की, तो मतलब डर तो लग रहा था काफ़ी। और ऊपर से मतलब और मेरी इंटरव्यू एकदम एकदम सुबह की थी, मतलब 8 बजे के अराउंड स्टार्ट होनी थी। तो मैं थोड़ा पहले ही पहुँच गया था, एंड फिर मैं जॉइन हुआ। और मतलब मेरे को इतना पता चला था कि मतलब 3 राउंड्स टेक्निकल के होंगे, 2 राउंड्स एचआर के होंगे, और एचआर राउंड्स तो या तो जो टेक्निकल राउंड्स के एंड में लिया जाएगा वो सेम बंदा लेगा, या फिर अलग से भी हो सकता है। चलो मेरे केस में तो सेम ही बंदे ने लिया था। तो मतलब इन टोटल 5 राउंड के आसपास कुछ का सीन था। तो मतलब पहला राउंड मेरा था, मतलब इंटरव्यू, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जो इंटरव्यूअर था मतलब काफ़ी फ्रेंडली था, मैं जहाँ रुक रहा था वो मेरे को मतलब बता रहा था कि हिंट दे रहा था। हाँ, मतलब हिंट दे रहा था, मतलब इंटरैक्टिव था। तो पहला इंटरव्यू तो अच्छा गया था। प्रॉब्लम तो मैं बोलूँगा कि पहला वाला मीडियम टू हार्ड लेवल का था, लीड कोड पे मीडियम टू हार्ड लेवल का होगा। प्रॉब्लम तो एग्जैक्टली मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट जितना याद है कि मीडियम टू हार्ड लेवल का था। तो वो वाला तो चलो क्लियर हो गया, मतलब थैंक पहले गॉड मेरा पहले राउंड क्लियर में हो गया कितने वो वाला। क्वेश्चन थे स्वामी जी? एक ही क्वेश्चन था, एक ही ओके। क्वेश्चन था। हाँ। बट आपको करना ये था कि मतलब आपको सोल्यूशन आपको मतलब बताना है, एंड हम्म, साथ में उसका कोड लिखना, मतलब उसका पूरा वर्किंग सोल्यूशन लिखना है। तो गूगल में अच्छा। ऐसा सीन है कि मतलब वो लोग कोड क्वालिटी, वर्किंग कोड पे ज्यादा फोकस करते हैं काफी। कोड आपका काम करना चाहिए, जब आप रन करोगे तो हाँ सारे हाँ टेस्ट हाँ केसेस हाँ। पास होने चाहिए। और फिर उस पे वो लोग एज केसेस का भी पूछेंगे कि मतलब एज हम्म, केसेस में कवर हो रही है नहीं हो रही है, थोड़ा हम्म, उस पे भी चर्चा होगी। तो हम्म, पहला राउंड तो अच्छा गया था। हम्म, दूसरा राउंड तो यार मेरा ऐसा था कि काफी टफ था। तो हम्म, दूसरे राउंड में एक फीमेल इंटरव्यूअर आई थी, एंड उसने 2 क्वेश्चन पूछा था। हम्म, एक क्वेश्चन था कुछ ट्री पे, और एक था कुछ ट्राई पे, तो दोनों हम्म, बहुत मुश्किल थे। अच्छा। तो ट्री वाला तो मैंने बना लिया था, चलो थोड़ा बहुत, मतलब ट्राई वाला मेरे से नहीं बन रहा था। तो मतलब मेरे को लगा नहीं था कि इसके आगे बढ़ पाऊंगा ये वो करके, अच्छा, क्योंकि यहीं पे स्टॉप हो जाएगी कहानी। हाँ, क्योंकि हाँ। क्योंकि गूगल तो मतलब बता नहीं सकते ना कि मतलब हम्म, पूरा अनसर्टेन है, आगे जाए क्या हम्म, होगा, ये लोग हम्म, किस बेसिस पे जज करेंगे, मतलब बोलना बहुत मुश्किल है। हम्म, तो कोई नहीं, मतलब थैंकफुली ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे को थर्ड राउंड की कॉल आ गई। हम्म, और थर्ड राउंड पे पता नहीं क्या हुआ, मतलब थर्ड राउंड पे मतलब मैं पूरा ही एकदम पूरा कंप्लीटली फोकस हो गया था। हम्म, एंड थर्ड राउंड वाली इंटरव्यू बहुत अच्छी चली थी, मतलब अच्छा। क्वेश्चन भी हार्ड था। हाँ। बट मेरे को मतलब पता नहीं कैसे अंदर से मतलब हम्म, ऐसा हो रहा था कि मतलब मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी, मतलब हाँ। जो क्वेश्चंस पूछ रही थी वो, और मतलब मैं आंसर बता रहा था पूरा एकदम, उस पर काफी डीप डाइव हुआ उस क्वेश्चन पे, काफी एज केसेस पे बात हुई। तो लास्ट राउंड मेरा बहुत ही तगड़ा गया था। कितने तो क्वेश्चन मेरे को पूछे थे स्वामी जी? तो इन टोटल मेरे से 4 क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, तो लास्ट राउंड में 4 क्वेश्चन थे। नहीं नहीं नहीं, इन टोटल हाँ। तो पहले राउंड में एक हो गया, हाँ। सेकंड राउंड में 2, और लास्ट राउंड में एक। एक, अच्छा, एक ही क्वेश्चन और था, उसी पे चर्चा और हुई। इसी पे मतलब 45 मिनट्स का टाइम था, लेकिन हम्म, डिस्कशन चला था 1 घंटे 1.5 घंटे तक डिस्कशन चला था। हम्म, तो मतलब ऊपर से कोड आपको मतलब वो भी करना होता है, वर्किंग सोल्यूशन भी लिखना होता है। हम्म, तो वो सारी चीजें भी थी। तो एट द एंड फिर मेरे को लगा था कि अगर कुछ हो सकता है तो थर्ड राउंड के बेसिस पे ही होगा कुछ, हम्म, उसी पे कुछ उम्मीद होगी। तो हम्म, बस वही। लेकिन इसके चक्कर में ये हुआ था कि मतलब मेरे 2 और इंटरव्यू शेड्यूल थे, और हम्म, क्योंकि टाइम एक्सीड हो रहा था और बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी था, तो हम्म, इसके चक्कर में मेरी इसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की भी इंटरव्यू थी। तो वो हाँ। पूरा ही मतलब, हाँ, तो उसका ये सीन था कि पूरा ही मतलब मैं दे नहीं पाया था। उनका अच्छा, इंटरव्यू का एक स्लॉट था, तो उस स्लॉट में पूरा ही मिस कर गया। तो और टीआई फिर मिस हो जब गया। टीआई मिस हो गया, लेकिन हम्म, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मेरे को बिठा दिए थे, मतलब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर लोग, क्योंकि वैसे स्किप नहीं कर सकते। हम्म, तो उन्होंने बोल दिया था मेरे को कि मतलब अब तो ऑलरेडी हो चुका है सिलेक्शन एंड ऑल, हम्म, कैंडिडेट्स हम लोग ले चुके हैं, बट फॉर्मेलिटी के अच्छा, लिए इंटरव्यू अच्छा। ले लेंगे। तो ठीक है, ठीक है, टीआई के
ऑलरेडी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। हाँ, लेकिन फिर भी तुम ठीक है। तो वो तो हाँ, वो तो नहीं हो पाया। तो ठीक है सौम्यजीत, ये तो गूगल के इंटरव्यू की बात हो गई, लेकिन तुमने क्वालकॉम का भी एआई इंटरव्यू दिया था जो कि प्रोफाइल एआई थी, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो क्वालकॉम में मतलब एआई रोल, मतलब क्वालकॉम एआई रोल के लिए आई थी, और मतलब मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, एंड मैंने प्रिपरेशन भी करी थी काफ़ी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मतलब उसमें हो नहीं पाया था, क्योंकि मतलब वो लोग थोड़ा रोल स्पेसिफिक देख रहे थे, मतलब जिस डोमेन पे वो लोग काम कर रहे थे। बट इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा था, मतलब इंटरव्यूअर भी फ्रेंडली था, उसने एमएल के क्वेश्चन भी पूछे थे, मतलब बेसिक मशीन लर्निंग पे ही पूछे थे, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं गए थे। उसके साथ मतलब एक बेसिक डीएसए की क्वेश्चन भी पूछी थी, और हाँ, एक पजल भी पूछी थी, शायद सबसे ओके। ही पूछी थी, तो थोड़ा पजल बेस्ड क्वेश्चन भी था। एंड साथ में एआई के टॉपिक्स पे भी चर्चा हुई थी, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कि रिज्यूमे पे काफ़ी बात हुई है, तो मतलब कुछ कंपनी जैसे क्वालकॉम हो गया, फुजित्सु हो गया, जो एआई के लिए आती है, तो इन जनरल एआई की कंपनीज आपके रिज्यूमे पे काफ़ी फोकस करती है, आपके प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी ध्यान देती है, तो अगर मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार कि मतलब जो प्रोजेक्ट तुमने लिखा है अपने रिज्यूमे पे, वो तो उसके उसके ऊपर तुम्हारी तैयारी एकदम अच्छी खासी होनी चाहिए, कि उससे कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर दे पाओ। ऐसा ऐसा नहीं लगे कि प्रोजेक्ट भी आपने कहीं से उठाया है, छापा है, या चैट जीपीटी से मॉडिफाई करवा लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर कहीं इंटर्नशिप करी हो तब तो वो थोड़ा प्लस पॉइंट है ही है। तो मतलब काफी पूरा ही मतलब ये समझ लो क्वालकॉम का इंटरव्यू मोस्टली रिज्यूमे बेस्ड था, तो मोस्टली स्वामीजी, जैसे मैंने देखा है कि मोस्टली क्या होता है कि एआई में कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि वो पूछते हैं, क्या नाम है, इंट्यूशन डेवलप करने के लिए। लेकिन जो मोस्टली डिस्कशन होता है वो आपके प्रोजेक्ट्स पे ही होता है। आपके प्रोजेक्ट से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग में पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है और आपने सही में वो प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया है। और कहीं कहीं भी अगर ऐसा हुआ कि आपने प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में लिखा है और आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में कुछ आंसर नहीं दे पाए, तो एक बैड साइन की बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। तो हाँ सौम्यजीत, ये हो गया कॉलकॉम का इंटरव्यू हो गया, लेकिन ठीक है, आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से गूगल में हो गया तो फिर बल्ले ही बल्ले है ना। तो हाँ, तो सही बात है। फिर मतलब मेरा मतलब क्वालकॉम का इंटरव्यू खत्म होते होते मतलब ऑलमोस्ट 9 बज गया था, हम्म। तो टीआई का तो मिस हो गया था, और फिर क्वालकॉम का तो रिजल्ट उसी टाइम पे आ गया था, तो हम्म। उसमें से रिजेक्ट हो गया, तो फिर मेरे को लगा कि गूगल का तो अनसर्टेन है, बता नहीं सकते कि होगा नहीं होगा क्या होगा। हम्म। तो फिर मैं सोच रहा था कि मतलब पता नहीं, फिर डे जीरो चला गया, पता नहीं क्या होगा अगले दिन, हम्म। फिर और ज़्यादा तो कंपटीशन। तो गूगल का रिजल्ट कब आया? ठीक है, उस टाइम पे कैसा फील हुआ? ठीक है, घर वालों को कैसे बताया? तो वो सारी चीजें। घर वालों को तो यार मतलब मैं तो मतलब ऐसा सीन है कि मैं तो ऑनेस्टली बता देता हूँ, मतलब मैं कुछ उसमें नहीं रखता, तो हम्म। जैसे सेकंड राउंड खराब गया था, तो मतलब मैंने घर पे बता दिया था, मतलब मैंने, अच्छा। हाँ, घर पे मैंने मम्मी को बता दिया था कि मेरे को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम्म। सेकंड राउंड अच्छा नहीं गया है, मतलब हम्म। 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, दूसरा तो मैं नहीं कर पाया, तो हम्म। लग नहीं रहा है कि गूगल का हो पाएगा मेरा। हाँ, नेक्स्ट तो राउंड में जा पाएंगे। हाँ, तो पता नहीं, तो मम्मी ने मतलब बस एक ही बात कही कि बेटा हिम्मत नहीं हारना, मतलब जो तेरे को यहाँ तक लेके आया है वही तेरे को आगे भी लेके जाएगा। हम्म। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब लास्ट राउंड में अपना बेस्ट देते हैं, फिर हम्म। अगर होगा तो होगा, या जो होगा देखा जाएगा। तो फिर लकीली लास्ट राउंड अच्छा चला गया, हम्म। माँ का आशीर्वाद कह लो, कुछ भी कह लो। तो हम्म। उसके बाद मतलब क्वालकॉम का इंटरव्यू जैसे ही खत्म हुआ, मतलब 9 बज के मैं वैसे ही वापस आ रहा हूँ अकेला, अब हम्म। पता नहीं क्या होगा, हाँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब तीनों कंपनी से, मतलब गूगल का तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, 2 कंपनी से रिजेक्टेड हो गया, एंड हम्म। मतलब जो कि तीनों ही ड्रीम कंपनीज थी मेरी। हम्म। तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ, तो आते आते मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास मेल आया कि हम्म। गूगल में सिलेक्ट हो गया। हम्म। मतलब वो चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मतलब वो जो सीन था, मतलब वो तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं घर पे बताया, फिर दोस्तों को भी पता चला, दोस्त लोग भी कॉल कर रहे थे, फिर तो माहौल अच्छा बन गया, फिर तो रात भर पार्टी ही पार्टी चली। अच्छा तो अच्छा। है। नहीं, सही है। नहीं, सही है। तो अब सौम्यजीत आ जाते हैं आपके यार गूगल की, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, कि सैलरी कितनी मिलती है गूगल में, क्या क्या पर्क्स हैं और इन सारी चीज़ों पे। हम्म। तो सैलरी तो यार फिक्स्ड होती है, मतलब हम्म। जैसे हम लोगों के कैंपसिंग के टाइम पे तो 40 LPA के लिए आई थी सीटीसी। ओके। और अगर आप, हाँ, और अगर आप इन हैंड देखोगे, मतलब टैक्स और पीएफ सब कुछ काट कूट के, हम्म। तो आपको इन हैंड मतलब ईयरली 24 के आसपास तो मिल ही जाएगी। अच्छा, इन हैंड 24 बेस। 24 के आसपास आपको मिल जाएगी, हाँ। हम्म। तो मतलब मंथ का आपके पास ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ जाएगा। तो हम्म। हाँ, और साथ में पर्क्स एंड बेनिफिट्स का ये तो सबसे बड़ा
फ़र्क तो ये है कि भाई मतलब ब्रांड है, नेम है भाई, मतलब गूगल का नेम है, तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब आप कोई कंपनी स्विच करते हो, इंटरनली, एक्सटर्नली कहीं जाते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी रिज़्यूमे में वैल्यू ऐड करती है। ऊपर से वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। वर्क अच्छा। लाइफ बैलेंस, हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे टीम चेंज करना भी काफ़ी ईज़ी है, अगर आप दूसरे टीम में जाना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, जो कि मेरा मन भी है। मतलब बाद में आगे जाके अगर कोई एआई का रोल मिलता है, कुछ करता है, तो मैं स्विच करने का भी सोचूँगा तब। तो वो भी अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें तो फैसिलिटीज़ तो काफ़ी दे के रखी है उन्होंने, मतलब खाना-पीना और बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़, वो सारी कंपनीज़ ही देती हैं कुछ, बट कंपनीज, सारी कंपनीज देती हैं, लेकिन जो गूगल की फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है कि गूगल क्या क्या फैसिलिटी देता है। तो सौम्यजीत, अब आ जाते हैं कि अब यार तुम आईटी से हो, तुमने गूगल भी क्रैक कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या है, अब क्या फ्यूचर गोल्स हैं, अब क्या गोल है, नेक्स्ट गोल क्या है अब? नेक्स्ट गोल बोल सकते हो कि यार अगर मेरे को एआई में जाना है तो मतलब बैंगलोर में टीम बैठती है गूगल डीप माइंड की। मतलब टारगेट थोड़ा हाई है, सीलिंग थोड़ा हाई है, कोशिश करूंगा अगर हो सके तो। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब थोड़ा अगर सॉफ्टवेयर में रहना है तो थोड़ा बहुत और प्रोग्रेस करके फिर कंपनी स्विच कर लूंगा। बट अगर स्विच भी करूंगा तो एआई किसी मतलब कोई एआई रोल्स के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो एआई से ही है एंड हाँ। एआई की काफ़ी इंट्यूशन भी बिल्ड कर ली है। तो एआई में जाने का इरादा है आगे जाके। तो बाकी सौम्यजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए, फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और बाकी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली, और बाकी मेरे व्यूवर्स को भी आई थिंक ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला उनसे। और बाकी मैं आपका लिंक्डइन और वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुमको भी यार बहुत बहुत धन्यवाद अमित, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा भी पहला पॉडकास्ट एक्सपीरियंस था, मतलब हम्म, पहला इनविटेशन था पॉडकास्ट के लिए। हाँ, हम्म, और मैं भी सभी व्यूअर से यही बोलूंगा या यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई हम्म, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एआई की वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं डेली डेली। हम्म, तो यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो हम्म। डेफिनेटली। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं, अभी काफ़ी सारी पॉडकास्ट आएंगी जो कि सिर्फ एआई से रिलेटेड होंगी। इस चैनल पे आपको एआई का अच्छा कंटेंट मिलेगा। बाकी ठीक है, देखते हैं। बाय बाय, सबक खैर।